नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एजुकेटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम लोग टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करेंगे। और उस कड़ी में आज का जो पहला वीडियो हमारा है वो जेटेट 2016 के प्रीवियस पेपर पर बेस्ड है। ये पेपर 1 है जिसमें क्लास 1 to 5 के सीडीपी के फर्स्ट 15 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। पहला ऑप्शन, जो पहला प्रश्न है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि, देखिए, जब भी आप इस तरह के प्रश्नों को बनाएं तो एक बात का खास ख्याल रखें कि आप एलिमिनेटिंग मेथड का यूज़ करें, जहाँ पे आप सारे ऑप्शंस को पढ़ें और एक एक करके एलिमिनेट करें कि ये कौन सा नहीं होगा। तो बच्चा फेल हुआ यहाँ पे तो उत्तर को याद नहीं किया है। देखिए, आपने अगर NCERT 2005 पढ़ी हो तो उसमें बताया गया है कि हम लोग रोट लर्निंग को प्रमोट नहीं करेंगे, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। प्राइवेट ट्यूशन लेने की बात भी NCERT में नहीं कही गई है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, ये भी बातें नहीं कही गई है। NCERT 2005 में कहा गया है कि बच्चा योग्य है और हमें उसके लिए एक हेल्दी इन्वायरमेंट लाना है ताकि बच्चा पढ़ाई के लिए उत्सुक हो सके, जानने के लिए उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो। तो इसका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, व्यवस्था फेल हुई है, यानी कि बच्चा यदि फेल हुआ है तो पूरा स्कूल फेल हुआ है। सारे टीचर का जो एफर्ट है वो ठीक से नहीं रहा, जिसके कारण बच्चा फेल हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। देखिए, इसका जो पहला ऑप्शन है, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक दिख रहा है, तो इसे हम लोग रहने देंगे। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाने की बात कही गई है NCERT में, तो ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। फिलहाल दूसरे को पढ़ लेते हैं। रटने को प्रोत्साहित देके, अभी मैंने बताया कि रटने को हम लोग प्रमोट नहीं करेंगे, ये गलत। अग्र शिक्षण की तकनीक को अपनाकर, बिल्कुल नहीं। अग्र शिक्षण तकनीक में टीचर आके बच्चों को कमांड देगा, और NCERT 2005 में ये कही गई है कि बच्चों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी को बिल्ड करना है और बच्चे क्लास में अपने पूरे प्रतिभा को दिखा पाएँ। तो इसलिए ये टीचर डिक्टेटरशिप नहीं करेंगे, वो कमांड नहीं देंगे। बच्चे को ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाए जहाँ पे बच्चा बिल्कुल अपने नेचुरल वे में आंसर कर पाए। परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बिल्कुल नहीं। NCERT में ये भी बातें कही गई है कि परीक्षा के परिणाम पे हम लोग बच्चे के लर्निंग को, बच्चे के अंडरस्टैंडिंग को जज नहीं कर सकते हैं, तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा A। अगला प्रश्न, बीजों के अंकुरण की संकल्पना की सबसे प्रभावी शिक्षण तकनीक कौन सी होगी? कॉन्सेप्ट ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, यानी कि यदि कोई बीज से पौधा बनता है, इस प्रोसेस को पढ़ाने के लिए टीचर सबसे बेस्ट वे क्या खोजेगा? तो देखिए ऑप्शन को हम लोग पढ़ते हैं। विस्तृत व्याख्या करके, बीज की वृद्धि का चित्र दिखाकर, श्यामपट्ट पर चित्र बनाकर वर्णन करके, विद्यार्थी द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। देखिए दोस्तों, ये चारों ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट लग रहे हैं, बट यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे प्रभावित, सबसे अच्छा। तो सबसे अच्छा इसका क्या ऑप्शन होगा? वो जो आंसर जाएगा वो जाएगा A के साथ। क्यों? क्योंकि बच्चा यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है। लर्निंग बाय डूइंग, वो खुद कर रहा है एक्टिविटी और उससे अर्न कर रहा है, उससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहा है ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो ये आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा क्या करती है? समावेशी शिक्षा को जान लीजिए। समावेशी शिक्षा है क्या? समावेशी शिक्षा में बताया गया है कि बच्चा कमज़ोर हो या बहुत तेज़ हो या फिर जो दिव्यांग लोग हैं, सबको एक साथ लेके टीचर को चलना है, इसी को समावेशी शिक्षा कहा गया है। यानी कि कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, ये ऑप्शन सही है। लेकिन हम लोग फिर पूरे को पढ़ेंगे, ये सही लग रहा है, लेकिन हम लोग और ऑप्शंस को देख लेते हैं। दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, ये सब नेगेटिव टर्म्स हैं। कठोर प्रक्रिया, बच्चों पर ज़्यादा अनुशासन की, ज़्यादा नज़र रखना, कड़ी नज़र रखना, उसे डांटना डपटना या मारना पीटना, ये सब हम लोग रिजिड नहीं होना है, हम लोग को फ्लेक्सिबल होना है। NCERT 2005 ये सारी बात बताती है। अब अगला ऑप्शन है तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है।
देखिए ये भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, इससे इसका कोई मतलब ही नहीं है। हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों, देखिए यहाँ समावेशी शिक्षा है और एनसीएफ में जो हम लोगों का करिकुलम को फ्रेमवर्क किया गया है उसमें बताया गया है कि बाल केंद्रित शिक्षा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपने देखा होगा। तो उसमें टीचर की तो कोई भूमिका है, टीचर की भूमिका है, बट टीचर को सम्मिलित करने की ज़रूरत नहीं है, वर्गों से टीचर को सम्मिलित करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी ऑब्जेक्टिव। तो पहला है लघु उत्तरात्मक प्रश्न। लघु उत्तरात्मक प्रश्न यानी कि जिसमें आप 10 से 15 शब्द में या फिर 3 या 4 सेंटेंस में आप किसी प्रश्न का आंसर करते हो, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें ऑप्शंस की बात हो नहीं रही है, यहाँ पे आपको खुद से आंसर करना होगा। ओपन एंडेड क्वेश्चन यानी कि बच्चा जहाँ पे खुद से एक्सप्रेस कर पाए, वहाँ पे पूछा जाए कि यदि आप 4 को किस तरह से लिख सकते हैं, 2 बार में किसी यदि नंबर को ऐड किया करके लिखना हो तो कोई 1+3 भी बोल सकता है, कोई 2+2 भी बोल सकता है, कोई 0+4 भी बोल सकता है। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन के आंसर अलग अलग आते हैं, तो ये भी नहीं होगा, ये दोनों कट गए। सत्य या असत्य, ये बिल्कुल सही है। क्यों? ट्रू और फॉल्स में उसको ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये ऑप्शंस वाले ही प्रश्न हैं, तो ये जो आपका सी नंबर होगा ये आपका सही होगा। निबंध, देखिए निबंधात्मक प्रश्न होंगे नहीं क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न में आप 150 या फिर 200 या फिर 500 शब्द में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात की गई है। केवल पाठ्यपुस्तक पर आधारित अनुदेश, बिल्कुल नहीं। आप यदि प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ टेक्स्ट बुक में यदि सारा ज्ञान है तो ऐसा हो नहीं सकता कि सारा ज्ञान टेक्स्ट बुक पे ही है। आप जब एनसीईआरटी के बुक्स को देखोगे तो उसमें बहुत सारे क्रियाकलाप की बातें की गई होगी, बाहर की एक्टिविटी की बातें की गई होगी कि बाज़ार में कैसे होता है, रोड पे कौन कौन से वाहन चलते हैं। तो बच्चा कहाँ से सीखता है? आसपास के एक्टिविटी से सीखता है। अगला है परीक्षा में, ये बात तो भी फिर कटेगा क्योंकि मैंने एनसीएफ में ये बातें कही गई है कि अच्छे अंक लाने पे बल नहीं दिया गया है, लर्निंग को अच्छे से समझाने के लिए, लर्निंग को अच्छा करने की बात की गई है। बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं नहीं, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बार बार यदि परीक्षा ली जाए तो बच्चा क्या होगा, स्ट्रेस में आ जाएगा और वो अच्छे से लर्निंग नहीं कर पाएगा। उससे यदि बार बार प्रेशर आए कि तुम्हें एग्ज़ाम देना, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो बच्चा ग्रेट डिप्रेशन में जाएगा। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। समय सारणी आप देखोगे स्कूल में क्या होता है ना, जब टाइम टू टाइम वहाँ पे स्कूल का जो टाइमिंग होता है वो चेंज होते रहता है। क्यों? ताकि बच्चों को कंफर्ट किया जाए। गर्मी जब ज़्यादा पड़ने लगती है तो स्कूल मॉर्निंग में हो जाता है, या फिर क्लासरूम में भी आप देखो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको दिखेगा कि जो बच्चा जहाँ चाहे वहाँ बैठ सकता है, ये नहीं कि जो जल्दी आ गया वही आगे में बैठेगा। तो इन सब सारे सॉल्यूशन करने के लिए टीचर क्या करते हैं, कभी अल्फ़ाबेट ऑर्डर में बच्चों को बैठा देते हैं क्लासरूम में, या फिर रोल नंबर के अकॉर्डिंग में ऑड और इवन को चूज़ करके बैठा देते हैं। बहुत सारी व्यवस्था हैं, या फिर सारे ऑड वाले को एक साथ, सारे इवन वाले को एक साथ, और ये प्रोसेस हमेशा बदलता रहता है। अगला, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की डैश के बारे में चिंतित है। देखिए, प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है उस क्वेश्चन पेपर का वो क्या होना चाहिए, वैधता, विश्वसनीयता, या प्रश्नों के प्रकार, या फिर संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने की बात उसमें कही जाएगी। देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे जब भी हम लोग प्रश्न पत्र बनाते हैं तो उसमें इस बात को खास करके ध्यान दिया जाता है कि सारे यूनिट से कम क्वेश्चंस आएँ, ताकि बच्चे जो डाइवर्सिटी है यूनिट्स में उसको समझ पाए, सारे बुक को वो पढ़ पाए। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम हो रहा है, फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम है, तो उसमें 4 यूनिट हैं, तो प्रश्न 4 यूनिट से पूछे जाएंगे और वैरायटी के क्वेश्चन होंगे, यानी कि ये पहला ऑप्शन सही होगा और ये सब गलत हो जाएंगे। अब अगला, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल गलत है। हम लोग हमेशा से बच्चों को इनकरेज करते हैं कि वो
अब तो प्रश्न पत्र के ऊपर में ये भी लिखा हुआ रहता है कि यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर लिखें, यानी कि आप अपने जो क्रिएटिविटी लेवल है उसको ऊपर तक लेके जाएं। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है, ये गलत बात है। देखिए, बच्चे बाहर में क्या सीखते हैं, यदि ये इर्रेलीवेंट हो जाए तो क्या होगा। बच्चा को बार बार टेक्स्ट बुक में भी ये बात की जाती है कि आपने मेला, यदि अपने मम्मी पापा के साथ गए हो तो मेला में आपने ये देखा, तो टेक्स्ट बुक को बाहर के वर्ल्ड से रिलेट कराया जाता है, तो फिर ये ऑप्शन इर्रेलीवेंट हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन गलत है। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं, ये ऑप्शन सही लग रहा है। अगला ऑप्शन पढ़ देते हैं। एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, ये भी गलत है। टीचर ही आकर यदि क्लासरूम को लीडरशिप प्रदान करेगा तो बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ऑटोक्रेसी आ जाएगी क्लासरूम में। और क्लासरूम को आप यदि एक हेल्दी इन्वायरमेंट देना चाह रहे हो तो आपको बच्चों को कंफर्ट जोन देना होगा, बच्चों के अंदर से डर है उसे भगाना होगा, तो ये ऑप्शन कटेगा। यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा वो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर, जहाँ पे वो अपना जो बच्चे हैं वो अपने अनुभव से और प्रत्यक्ष में जो चीज़ें करते हैं उनसे सीखते हैं। अगला, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं। बाह्य परीक्षकों के अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, बिल्कुल ये सही लग रहा है। अगला है, किसी भी कीमत विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, नहीं, ये ज़रूरी नहीं कि अच्छे ग्रेड बच्चे को आए तभी टीचर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो, बिल्कुल नहीं। बच्चा लर्न करे तो ज़्यादा वो बेहतर है टीचर के लिए, ना कि अच्छे ग्रेड्स उसे मिले। विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा है, नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए, नहीं, ये भी गलत है कि आकलन में बहुत बारीकियों को देखा जाए। जब बच्चा को टेस्ट लिया जाए बाहर से, वाइवा के लिए आए टीचर अलग से, तो वो बच्चे के टैलेंट को पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। जो स्कूल के टीचर होंगे वो क्लासरूम के बच्चे के सारे एक्टिविटी को जानते हैं, कौन बच्चा किस तरह से बोल पाएगा। कुछ शर्मीले हैं तो उनको थोड़ा सा पुश करने की ज़रूरत है, उसे इनकरेज करने की ज़रूरत है। तो ये ऑप्शन भी इसका हो गया 9 का ए, ये 9 का 1 इसका आंसर है, करेक्ट आंसर। अब 10 नंबर पे चलते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को, यानी कि बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस आएंगे। यदि क्लासरूम है तो वहाँ पे अलग अलग बच्चे होंगे, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, ये सही लग रहा है। कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, नहीं, अभी मैंने कहा कि कठोर पे बात नहीं होगी। कठोर ये सब नेगेटिव टर्म्स हैं, इन शब्दों से हमें बचना चाहिए। परीक्षा की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं बढ़ानी चाहिए। ये मैंने 2-3 आपने अभी देखा होगा, इससे पहले कुछ प्रश्नों में भी इस बात का जिक्र बार बार आया है। तो परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देने से बच्चा सीख जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अधिगम की एक समान गति पे बल देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अधिगम कभी भी, आज बच्चा यदि कुछ सीखा है तो ज़रूरी नहीं कि कल वही गति से वो, वही रेशियो से वो अगले दिन सीख पाएगा, तो ये भी गलत है। इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका जो होगा वो हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर इसका सबसे बेस्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। सभी की विकास दर एक समान नहीं होती है, बिल्कुल, मैंने अभी ऊपर में इसको एक्सप्लेन किया। विकास हमेशा रेखीय होता है, बिल्कुल नहीं। विकास कभी भी, डेवलपमेंट हमेशा ज़रूरी नहीं कि वो रेखीय हो। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत है। डेवलपमेंट हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। लर्निंग और डेवलपमेंट हमेशा चलते रहते हैं। ग्रोथ रुक सकता है बट डेवलपमेंट कभी नहीं। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं, ये भी गलत है। डेवलपमेंट जो है इंटरकनेक्ट है एक दूसरे से, तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। यानी कि ये जो 3 ऑप्शन हैं ये सब निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि सभी की विकास दर एक समान नहीं होती है। मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। देखिए, इस ऑप्शन को चूज़ करने से पहले आप नेगेटिव वर्ड को निकाल लो, या फिर जो
बिना मतलब का वर्ड है उसे आप चूज़ करने की कोशिश करो। देखिए आध्यात्मिक, यहाँ आपको दिख रहा होगा आध्यात्मिक, ये ज़रूरी नहीं है। अब ज़रूरी नहीं हो कि सब कोई ऋषि मुनि या फिर बहुत ग्रेट नॉलेज हो अध्यात्म के बारे में तभी उसका डेवलपमेंट होगा ह्यूमन बीइंग का। तो ये ऑप्शन कटा, तो सेम वर्ड आप यहाँ से मिलेगा तो ये भी वर्ड कट गया, ये ऑप्शन भी कटा। अब ए और बी में आप यदि डिफरेंस देखोगे तो सबसे बेस्ट है सी नंबर। अब क्यों? मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये भी बहुत ज़रूरी है। संवेगात्मक विच मीन्स व्हाट, इमोशनल डेवलपमेंट होना भी ज़रूरी है, और फिजिकल डेवलपमेंट। तो ये इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक और फल सब्जियों के कुछ चित्रों को प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। ये किस पे आधारित है? देखिए, पहला है अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन। यदि आपको पता हो तो पैलव ने यह सिद्धांत दिया था। क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग का सिद्धांत पैलव ने 1940 में दिया था और इस थ्योरी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग का एग्जाम्पल है वो क्या था उसमें कि पैलव ने एक कुत्ते को एक पिंजरे में बंद कर दिया था और घंटी बजाने के बाद उसे खाना मिलता था। तो कुत्ते को ये बार बार दोहराई जाने वाली प्रक्रिया थी, जिसके कारण इस प्रोसेस को उसके माइंड में सेट हो गया। उसने इस प्रोसेस को माइंड में सेट किया कि जब ये बेल बजती है तो उसे फूड मिलता है। तो जब भी बेल बजती थी तो कुत्ते के मुंह से सलाइवा यानी कि लार टपकने लगती थी, जिस कारण से वो घंटी पे और कुत्ते के माइंड में एक इंटरकनेक्शन बैठ गया कि फूड अब मिलने वाला है। तो यहाँ पे वैसा कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन कटेगा। पुनर्वलन की कोई भी बात नहीं है इसमें। अधिगम के सक्रिय, यहाँ पे सक्रिय लर्निंग की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे आप यदि देखो एक वर्ड है पूर्व ज्ञान, यानी कि बच्चा सोचता है थोड़ा ठहर के कि क्या इसका सही ऑप्शन होना चाहिए। क्या जैसे वो बच्चे फल और सब्जियों के चित्र को प्रयोग कर रही है तो बच्चा अपने पास्ट में जाएगा और अपने सारे इन्फॉर्मेशन को एक बार रिकॉल करेगा। तो इसका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा यानी कि वो ज्ञान के निर्माण में। अब ये ऑप्शन क्यों होगा? क्योंकि बच्चा जो है वो अपने पास्ट के जो इन्फॉर्मेशन है, जो ज्ञान है, उसको करेंट जो ज्ञान मिल रहा है, जो उसको परसेप्शन दिया जा रहा है, वो दोनों को क्या करेगा, एक दूसरे को जोड़ के एक नया ज्ञान यानी कि एकोमोडेट करेगा वो न्यू इन्फॉर्मेशन को। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से ले लेती है तो बच्चा रोने लगता है, इसका क्या कारण है? देखिए, सामाजिक दुश्चिंता। हाँ, दुश्चिंता का मतलब होता है एंजाइटी, इसका मतलब होता है एंजाइटी। संवेगात्मक दुश्चिंता, अजनबी दुश्चिंता। देखिए, बच्चे में सिर्फ एक ही बात होती है जो आप देख सकते हो, वो हर चीज़ को किस चीज़ में एक्सप्रेस करता है, वो इमोशनल होके, वो रो के ही सब कुछ बताता है। यानी कि ये बी नंबर इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। आज का अंतिम प्रश्न, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। देखिए, यहाँ पे आप यदि एजुकेशन को सोशलाइजेशन से ऐड किया जाए, उसे कोरिलेट किया जाए, तो इसका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल के आएगा, शिक्षा मिलने से बच्चा समाज में समायोजन कर पाएगा और समाज के रूल को सीख पाएगा और वहाँ पे वो अपने आप को एकोमोडेट कर पाएगा। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा सी नंबर। तो आज का वर्ड देख लेते हैं दोस्तों। आज का वर्ड है डिटेस्ट। डिटेस्ट का मतलब होता है टू हेट, किसी को नफरत करना। अगर इसको आप अच्छे से समझ लोगे जब आप यहाँ पे एक पिक्चर को देखोगे। यहाँ एक बच्ची है जिसे ब्रोकोली
बिल्कुल पसंद नहीं है और उसे दिखाया जा रहा है तो वो उससे दूर भाग रही है, यानी कि उसे ये चीज़ पसंद नहीं है। अब इसके साइनो वर्ड्स यानी सिनोनिम्स वर्ड को देखेंगे। एवॉर, एवॉर विच मीन्स व्हाट, ये डिटेस्ट का ही एक, जैसे हिंदी में आप लोग पढ़ते हैं समानार्थी शब्द, उसी तरह इंग्लिश में सिनोनिम्स होते हैं। और डिसलाइक भी सेम है, लोथ, सॉरी यहाँ पे लोथ का स्पेलिंग गलत है, लोथ का स्पेलिंग LOATHE, लोथ। लोथ मतलब भी नफ़रत करना या फिर किसी चीज़ को पसंद नहीं करना। इसके सही सही शब्द होंगे, इसका सिमिलर जो जाएगा वो होगा लव, एडमायर और प्रिफर, यानी कि पसंद करना। अब इसको कुछ अलग फॉर्म में आप देख लो। डिटेस्टेबल, डिटेस्टेबल विच मीन्स एडजेक्टिव, इसे एडजेक्टिव के तौर पे डिटेस्टेबल से आप यूज़ कर सकते हो। डिटेस्टेबली इसे एडवर्ब के रूप में यूज़ करोगे और ING लगा दोगे तो ये जेरेंट के फॉर्म में आ जाएगा। एंड डिटेस्ट विच मीन्स ये वर्ब के फॉर्म में है, इसके बारे में आप जान चुके हैं। अब एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। आई डिटेस्ट दोज पीपल हु आर नॉट टेकिंग लॉकडाउन सीरियसली, मतलब मैं उन लोगों को उन लोगों को मैं पसंद नहीं करता हूँ या करती हूँ जो लॉकडाउन को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मतलब वो क्या कर रहे हैं, रूल का वायलेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था आज का लेसन, यहाँ पे ही ये समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अगर ये वीडियो आपको अच्छा ना लगा हो, इन्फॉर्मेटिव नहीं लगी हो तो इसे डिसलाइक करें। और अगर आप फ्यूचर में इसी तरह के वीडियो चाहते हो तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि जब भी नई वीडियो यूट्यूब चैनल पे द एजुकेटर पे अपलोड की जाएगी तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाएगी। चलिए फ़िलहाल के लिए इतना ही। यहाँ पे आप, यदि आपका कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप यहाँ पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ये ईमेल यहाँ पे है, ईमेल एड्रेस theeducator@gmail.com, email.theeducator@gmail.com। Thank you for watching this. Keep learning, keep growing. Thank you.